Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start class 9 Force and Law of Motion. ये फिजिक्स का टेक्स्ट बुक में चैप्टर 2 है और ओवरऑल अब तो न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 हो चुका है क्योंकि चैप्टर नंबर जो डाइवर्सिटी था लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कट हो चुका है। तो जो न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर कौन सा हो चुका है? 8 हो चुका है। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था? मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसकी पोजीशन बदलती भी है, नहीं भी बदल एकदम स्ट्रेट लाइन में भी होता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब देखा था। वी सॉ डेट सच अ मोशन। ये मोशन यूनिफॉर्म भी होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी होते हैं। ओके, वी हैव नॉट यार डिस्कवर, अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है द व्हाट कॉजेज द मोशन, व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। क्यों ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है। डू ऑल मोशन रिक्वायर कॉजेज, क्या हर मोशन को एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है कि नहीं? इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉजेज, तो क्या है ये सब, इस नेचर मतलब इसके पीछे की वजह क्या है। इन दिस चैप्टर हम इसी के बारे में पढ़ने वाले। फॉर मैनी सेंचुरीज, बहुत सेंचुरी मतलब सालों पहले, द प्रॉब्लम ऑफ मोशन, मोशन की प्रॉब्लम क्या थी? ओके, जो मोशन की प्रॉब्लम थी कि मोशन होता कैसे। पहले के साइंटिस्ट और फिलोसोफर को ये बहुत मतलब पजल टाइप का था। ए बॉल ऑन द ग्राउंड, जो बॉल ग्राउंड पे होती है, व्हेन गिव अ स्मॉल हिट, उसको हम धीरे से मारते हैं, डज नॉट मूव फॉर एवर, हमेशा के लिए वो नहीं मूव करती। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट, मीन्स ये ऑब्जर्वेशन बताती है जो रेस्ट है वो एक नेचुरल स्टेट है ऑब्जेक्ट का, कि आप किसी भी चीज़ को मारोगे चाहे जितना ज़ोर से मारोगे कभी ना कभी तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। दिस रिमाइंड द बिलीफ अनटिल, इससे ये गैलो और ग्लेरी आइसन न्यूटन ने मोशन और इन सब के बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले जो साइंटिस्ट थे फिलोसोफर उनको ये पजल जैसा था। जैसे ए ट्रॉली मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन वी पुश, हम देखो ट्रॉली को पुश कर रहे हैं ना इस तरफ, हम पुश करें तभी तो मतलब फोर्स एक थोड़ी लगा रहे कि नहीं, इधर ड्रॉ इज पुल्ड, हम ड्रॉ को बाहर खींचते हैं। तो मतलब एक में पढ़ा था ना व्हाट इज द फोर्स, पुश और पुल। ओके, सो द हॉकी स्टिक हिट द बॉल, जो हॉकी स्टिक है वो बॉल को हिट कर रहे हैं। पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग, ऑब्जेक्ट कैन चेंज दैट स्टेट। हॉकी स्टिक को हम पुश कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, जोर से तो मार रहे हैं, फोर्स लगा के तो कर रहे हैं। ओके, and then in our everyday life we absorb that some of effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object। everyday life में हमें पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर हमें कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना होता है, जैसे अब बॉल है, बॉल रेस्ट पे होती है, अगर हमें उसको मोशन पे लाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस मस्कुलर एफर्ट, हम इसको मस्कुलर एफर्ट कहते हैं क्योंकि बॉल आप हाथों से मारते हो, वो मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो आप। ओके, सो सी डेट वी मस्ट पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मतलब इसका मतलब होता है जो पुश और पुल होता है वो क्या होता है, चेंज द स्टेट्स ऑफ मोशन। पुश और पुल, धक्का देना या खींचना, इसका मतलब होता है मोशन करने। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन दिस पुश, जो कॉन्सेप्ट है फोर्स का इसी के ऊपर बेस्ड है, हिट और पुल। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। और फोर्स के पास जाते हैं, व्हाट इज इट, क्या है। इन फैक्ट नो वन हैज़ बीन सीन, किसी ने देखा नहीं है, टेस्टेड और फील्ड बाय अ फोर्स, क्या आपने कभी फोर्स को फील किया है, देखा है, टेस्ट किया है? नहीं। हाउ एवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, हाँ देखते हैं और फील करते हैं। इट कैन ओनली वी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है जब फोर्स अप्लाई होती है। पुशिंग, हीटिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सब जो है जैसे हम पुश करते हैं, मारते हैं, खींचते हैं, पुलिंग करते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब हम जब ये करते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स, इसलिए मूव करते हो क्योंकि इसमें हमने फोर्स लगाया। फ्रॉम योर स्टडी इन अर्लियर क्लास यू कैन ऑल्सो फ्लेम विद फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप इसके बारे में भी देखो, जो फैक्ट की जो फोर्स है वो चेंज कर सकता है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की। ओके,
कि डेट इज़ मेक द ऑब्जेक्ट मूव। अगर आप जोर से फोर्स लगाओगे तो जोर से जाएगा कोई चीज़, अगर आप धीरे से कुछ चीज़ को मारते हिट करते हो तो धीरे से जाएगा। और टू चेंज डायरेक्शन, अगर आपको उसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप फोर्स का यूज़ करते हो। फोर्स मीन जोर लगाते हो। वी ऑल्सो नो डेट अ फोर्स, हमें पता है फोर्स है उसकी शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। जैसे एक स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो तो स्ट्रेच होता है ना, उसकी शेप साइज बदलती है। एंड एक बॉल है, रबड़ बॉल ले लीजिए या आप बलून भी ले सकते हैं। आप जब उसको दोनों हाथों से पाम से इक्वल फोर्स से पुश करते हो तो वो एक ओवल शेप जैसा बन जाता है कि नहीं। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? फिगर 9.3 हमें दिखाता है वुडन ब्लॉक ऑन हॉरिजेंटल टेबल। ये हॉरिजेंटल टेबल है एक, ओके ऐसे हॉरिजेंटल में रखा है, उसके ऊपर एक बॉक्स है, ओके। एंड देन टू स्ट्रिंग, यहाँ पे दो डोरी बांधी गई है, दो स्ट्रिंग्स बांधी गई है, यहाँ पे दो डोरियाँ बांधी गई है, मान लीजिए स्ट्रिंग बांधी गई है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में दोनों। इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स, अगर हम बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स द ब्लॉक वी कैन मूव टू द राइट। अगर हम एक्स से खींचेंगे, खाली एक्स से खींचेंगे तो बॉक्स इस तरफ जाएगा ना, अगर खाली इधर से खींचेंगे तो खाली इधर से ही जाने वाला है, ओके। सिमिलरली इफ़ वी पुल द स्ट्रिंग वाई, अगर हम वाई को अगर यहाँ से खींचते हैं तो इस तरफ जाएगा ना, अगर इस तरफ से खींचते हैं तो इस तरफ जाएगा। द ब्लॉक विल नॉट मूव, अगर हम ब्लॉक को दोनों साइड से इक्वल फोर्स से अगर हम खींचते हैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक 50 किलो का और यहाँ पे एक 50 किलो के पर्सन दो हैं, वो दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं ना, तो बॉक्स जो है वो मूव नहीं करेगा। सो सच फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स ये होता है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, दोनों जगह से एकदम राइट, एकदम सही इक्वल फोर्स लग रहा है, उसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। और डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये आपको एक बैलेंस की डेफिनेशन भी ले सकते हो, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सच फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। नाउ लेट अस कंसिडर सिचुएशन विच, अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं, टू अपोजिट फोर्स of magnitude pull the block. In the case, the block would begin to move in the direction of the greater force. Thus, the two forces are not balanced and the balanced force act in the direction the block moves. This suggests that an unbalanced force acting on object bring it in motion. Means इसमें ये कहा गया है कि अगर यहाँ पे एक 70 किलो वाला पर्सन होता है और यहाँ पे 15 किलो वाला पर्सन होता है, तो ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा? ज़्यादा फोर्स ये लगा के खींच रहा है तो ये अनबैलेंस फोर्स होगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स ये लगा रहा है तो बॉक्स इधर को मूव करेगा। तो ऐसी फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, जहाँ पे अनइक्वली फोर्स लगते हैं, ओके। व्हाट हैपन व्हेन सम चाइल्ड, अगर थोड़े बहुत चाइल्ड ट्राई करे पुश करने का, मतलब एक बॉक्स को पुश करे रफ मतलब थोड़ी हार्ड सरफेस, इफ़ दे पुश, अगर वो पुश करे बॉक्स को स्मॉलर फोर्स से, धीरे से पुश करेंगे। अगर आप एक भारी चीज़ लेते हो, भारी बॉक्स लेते हो, तो आप उसको धीरे से पुश करके पुश तो होने वाला नहीं। द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू पुश। आपने फ्रिक्शन 8 में पढ़ा था ना कि फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स है, फोर्स कम है, फ्रिक्शन ज़्यादा है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो फोर्स भी लगाओगे तो भी वो मूव नहीं करेगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये फ्रिक्शन तब आता है जब दो चीज़ कॉन्टैक्ट में होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स आता है, मीन्स फोर्स कम था, फ्रिक्शन ज़्यादा था, इसलिए फोर्स नहीं लगा, ओके। इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द, जो बॉटम मतलब जो नीचे है और फ्लोर रफ है, रफ में तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो इसलिए वो मूव नहीं। द इट बैलेंस फॉर पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर डज नॉट मूव। इट बैलेंस फॉर द पुशिंग फोर्स, देयरफॉर मतलब कम फोर्स की वजह से वो मूव नहीं। इन फिगर 9.4b द चाइल्ड पुश द बॉक्स हार्डर, उससे हार्ड किया, थोड़ा हार्डर किया, बट बॉक्स द अभी भी नहीं मूव किया, क्योंकि अभी भी जो फ्रिक्शन है वो बैलेंस में, मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं अभी भी जो फोर्स है ना वो फ्रिक्शन से कम है। जब तक फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होता तब तक बॉक्स मूव नहीं करने वाला। इफ़ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, मतलब वो जोर लगाते जाते तो जो है फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से जो बॉक्स है
वो मूव करेगा, वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स आ जाएगी। सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग। तो इसमें यही बताया गया, अगर आप कम फोर्स लगाओगे ओके और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। अगर आप थोड़ी और ज़्यादा फोर्स लगाते हो पर फ्रिक्शन अभी भी ज़्यादा है तो भी बॉक्स मूव नहीं होगा। इफ़ अगर आप ये देखिए, अगर आपका फोर्स ज़्यादा हुआ और फ्रिक्शन कम हुआ तो भी बॉक्स, तब जाके बॉक्स मूव करेगा। अगर ये दोनों इक्वल हुआ ना फोर्स फ्रिक्शन, तो भी बॉक्स मूव नहीं करेगा। अगर फोर्स कम हुआ और फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो भी बॉक्स मूव नहीं करेगा। जब तक फोर्स ज़्यादा नहीं होगा और फ्रिक्शन कम नहीं होगा तब तक बॉक्स मूव करेगा। तभी जब तक फोर्स और फ्रिक्शन, फोर्स ज़्यादा फ्रिक्शन कम, देन द बॉक्स विल मूव। व्हाट हैपन, जब आप बाईसाइकिल पे राइडिंग करते हो, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग, जब पेडलिंग हम स्टॉप करते हैं बाईसाइकिल विगन स्लो डाउन, वो स्लो डाउन होती है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जब टायर जो घूमता है आपका वो धीरे धीरे रुकता जाता है क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ती जाती है और जो आपका फोर्स आपने लगाया था वो कम होता जाता है, मोशन कम होता जाता है। इन ऑर्डर टू कीप द बाईसाइकिल मूवेबल, अगर आपको बाईसाइकिल चलाते हैं नहीं तो आपको पेडलिंग स्टार्ट करनी होती है। इट दिस अपीयर एन ऑब्जेक्ट मेंटेन, तब आप मोशन को मेंटेन कर पाओगे अनबैलेंस फोर्स में। हाउ एवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा बहुत गलत भी है, एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्स, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट भी बैलेंस फोर्स की तरह क्या करेंगी, एक्ट करेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता। मीन्स अगर आप एक बॉल को धक्का देते हो तो वो एकदम यूनिफॉर्म जाती है, स्ट्रेट जाती है, एकदम सेम स्पीड से जाती है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब अगर आप कोई दूसरा आदमी बॉल को तेज से आके मार देगा, बॉल तेज हो जाएगी ना, आपने धीरे से मारा था पर बॉल तो तेज हो गई क्योंकि दूसरे आदमी आके मार दिया। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगता तब तक वो बैलेंस, मतलब बैलेंस फोर्स में आती है और स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, अनबैलेंस लगेगी तो वो अपनी साइड या स्पीड बदल देगी, मतलब साइड मतलब डायरेक्शन बदल देगी या स्पीड बदल देगी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। दैट्स टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर हमें कोई चीज़ को एक्सेलरेट या कोई चीज़ को भी चालू करना है, मोशन में करना है, तो अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर है। बैलेंस फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव करने वाला नहीं है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, और उसकी स्पीड्स को भी चेंज करने के लिए और डायरेक्शन ऑफ मोशन करने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स चाहिए। हाउ एवर इफ दिस फोर्स इज रिमूव कम्प्लीटली, जो फोर्स है वो पूरा तरीके से हट जाएगा, ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव, और चलता जाएगा जब तक वेलोसिटी एक्वायर्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इनस्लाइड प्लेन, इनस्लाइड प्लेन पे गैलोग्लियली ने मतलब एक ऑब्जर्वेशन की थी विद अ कांस्टेंट स्पीड मतलब सेम स्पीड, व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम, जिस पे कोई फोर्स लग नहीं रहा, फोर्स के बिना खाली कांस्टेंट स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है। उन्होंने कैसे ऑब्जर्वेशन की थी, हे एब्जॉर्ब्ड व्हेन अ मार्बल रोल डाउन इन स्लाइड प्लेन, इन स्लाइड प्लेन से जब यहाँ पे एक मार्बल ऐसे गिर रहा है ओके, सो इन स्लाइड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, जब नीचे वो गिरता जा रहा है, जैसे आप जैसे सीढ़ी नीचे चलते हो, जब चढ़ते हो सीढ़ी तो आप कितना आप थक जाते हो, वो उतरते हुए आपको उतनी थकान यूज़ नहीं मतलब लगती नहीं ना। इन द नेक्स्ट चैप्टर आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो कि अनबैलेंस फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से भी होती है, उसकी वजह से नीचे पहुँचती है। इट वेलोसिटी डिक्रीज, देखो जब कोई चीज़ नीचे उतरती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब कोई चीज़ ऊपर चढ़ती है वेलोसिटी घटती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई चीज़ नीचे उतरती है वेलोसिटी बढ़ती है, नीचे उतरने में वेलोसिटी बढ़ी, ऊपर चढ़ने में घटी। जैसे आप सीढ़ी चलते हो, जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो तो आपको बहुत थकान रहती है, पर आप जैसे नीचे उतरते हो तो उतनी थकान नहीं लगती है। ओके, सो इट्स वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट क्लाइम, आप जब क्लाइम करेगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके, सो गैलीलियो एग्रीड दैट व्हेन द मार्बल जब लेफ्ट से निकला तो वो रोल डाउन, मतलब जब इसको यहाँ से लेफ्ट से हमने छोड़ा तो वो नीचे गया। ओके, एंड गो अप अपोजिट डायरेक्शन, वो सेम हाइट, मतलब आप एक सेम हाइट का एक एकदम सेम हाइट का वी जैसा शेप लीजिए, यहाँ से बॉल छोड़िए, अब बॉल यहाँ पे आएगी तो वो ऐसे वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी कि ओके, सो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। सो इफ़ द एंगल ऑफ इफ इंक्लाइन ऑफ द प्लेन ऑन बोथ साइड आर इक्वल, अगर इक्वल फोर्स होगा तो वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर सेम हाइट होगी तो सेम डिस्टेंस। इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन ऑफ द राइट प्लेन वे ग्रेजुअली डिक्रीज, राइट मतलब आप एक को ऐसे रखो पर नीचे वाले को थोड़ा सा झुका दो तो क्या होगा अभी हम देखते हैं। सो देन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस,
वो ओरिजिनल हाइट्स पे, मतलब ऐसा था पहले, तो वो ओरिजिनल हाइट पे पहुंचने के लिए उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पर अगर मान लीजिए ये 20 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है, तो वो 10 किलोमीटर जब वो चल लेगी ना, तो और भी 10 किलोमीटर वो चलेगी, क्योंकि वो अपनी सेम हाइट कवर करने की कोशिश करेगी, सेम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेगी। इफ द राइट साइड प्लेन वे अल्टीमेटली मीट हॉरिजेंटली, मीन्स हम लेफ्ट को ऐसे रखिए और राइट को एकदम ऐसे स्लीपिंग लाइन मतलब हॉरिजेंटल में कर दे, तो वो फॉर एवर के लिए ट्रैवल करेगी अपनी सेम हाइट को पहुंचने के लिए। मीन्स इफ़ ये आपने एक ऐसे जो प्लेन इंसलाइड प्लेन में था, ये 20 ये भी है और नीचे वाला 5 है, हाँ, तो जब ये 20 किलोमीटर उतरेगी ना, तो वो 20 किलोमीटर और चलने की कोशिश करेगी, चाहे 5 मीटर हो। यहाँ से ख़त्म हो, अगर यहाँ पे इंसलाइड प्लेन ख़त्म होगी तो वो और आगे जाने की कोशिश करेगी अपने सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सो जो ये अनबैलेंस फोर्स है इस पर 0 होता है कि हमने कोई फोर्स लगाया नहीं था। इफ़ दिस सजेस्ट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज, अगर हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड होती है मोशन को चेंज, बट नो नेट फोर्स इज नीड, हमें कोई भी नेट फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है यूनिफॉर्म। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में इट इज़ डिफ़िकल्ट है कि हम 0 अनबैलेंस फोर्स लगाए, मतलब दुनिया में बहुत कम ही ऐसा है, मतलब नामुमकिन जैसा कि अनबैलेंस फोर्स ना लगे। दिस इज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हमें अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ती है। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज, हम फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर सकते हैं अगर हम स्मूथ मार्बल पे या स्मूथ प्लेन पे करें, ओके, या लुब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन्स, मीन्स अगर हम स्मूथ जगह पे करेंगे ना, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होगा। इसलिए बारिश के मौसम में जो रोड होती है ना, वो एकदम फिसलने जैसी हो जाती है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम रहता है तो हम अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, खा भी नहीं सकते। सो फ्रिक्शन भी हमारे लिए पर ज़रूरी होता है। ये वाला यही है। न्यूटन जो है उन्होंने गैलीलियो के आइडिया पे पढ़ा, मतलब उन आइडियाज़ पे, आइडिया ऑन फोर्स एंड मोशन दे प्रेजेंट 3 फंडामेंटल लॉ, उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉस बनाए। दिस 3 लॉ आर नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटस, उन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ रेस्ट और a uniform motion in a straight line unless compliant to change that state by applied force। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉल आप टेबल पे रख देते हो, टेबल पे रखी रहेगी ना। अगर आप कोई चीज़ मोशन पे छोड़ देते हो तो मोशन करती जाती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रखते। मीन्स आपने अगर बॉल टेबल पे रखी है, वो अपने आप हिलने वाले तो नहीं है, आप एक्सटर्नल फोर्स अपने फोर्स लगाओगे तभी हिलेगी ना। तो उन्होंने कहा जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है वो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में आता है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती नहीं। इन द अदर वर्ड, ये आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यही है, ओके, डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज, मीन्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट्स ऑफ मोशन, मतलब जो रेस्ट में है वो मोशन में तो होने नहीं वाले जब तक खुद से तो कोई मोशन में जाता नहीं है। बॉल है अपने आप से थोड़ी मोशन में चली जाएगी। इन अ क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे, हम कोई चीज़ को अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो वहीं पर रहेगी, ओके, विथ द सेम वेलोसिटी, मतलब आप सेम वेलोसिटी, मतलब द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आप इनर्शिया भी लिख सकते हो। इनर्शिया मतलब होता क्या है, ओके। सो ट्रैवलिंग द मोटर कार, आप जब उस पर करते तो उस पर बेसिक लॉ ऑफ मोशन लगता है। वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद एक्सपेक्ट टू सीट अंटिल, जिस पर ड्राइवर उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करता, ओके, टू स्टॉप मोटर कार विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब मतलब ब्रेक लगती है जो कार है वो अब कहाँ पे आ जाती है, स्टेट ऑफ मोशन पे आ जाती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। मीन्स जब कार ब्रेक पे होती है, आप उसको अचानक से स्टार्ट करते हो तो वो अचानक से मोशन पे आ जाती है ना, आप स्टार्ट करके अचानक से मोशन पे आ जाएगी, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। या कोई चीज़ मोशन में है उसको आप अचानक से रेस्ट पे ले आते हो तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। ये सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक में कॉज, सडन मतलब अचानक से ब्रेक लगाने से इंजरी भी हो सकती है, ओके। सो फ्रेंड्स अभी के लिए चलो ये भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन विद द पेन, मतलब आपको लगे सेफ्टी बेल्ट है वो आप पहन लीजिए। सेफ्टी बेल्ट आपको मतलब जो बॉडी पे फोर्स लगेगा उससे बचाएगी, अपोजिट एक्सपीरियंस होगा। इस नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, हम पीछे गिरेंगे। जब ब्रेक लगती है तो हम आगे गिरते हैं, तो ब्रेक
मतलब स्टार्ट होता है तो हम पीछे गिरते, दिस इज बिकॉज ए सडन स्टार्ट, क्योंकि अचानक से बस जो है मोशन में आ जाती है और अपने फिट जो है वो कांटेक्ट होते हैं फ्लोर से हैं। वरना मोटर कार जब वो साफ टर्न लेती है, जब मोटर कार देखो एकदम साफ टर्न लेती है हाई स्पीड से, तो वो एक जगह झुक जाती है। इसको वजह से क्योंकि बेसिक लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है। द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस, बॉडी जब तक रेस्ट रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस फूड रखती नहीं है। तो ये हो गया यहीं पे कि कोई जैसे अनबैलेंस कोई रेस्ट पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगोगे तब तक वो मूव करने वाली नहीं है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन मतलब इनर्शिया एंड मास हम दूसरे मतलब वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 20 मिनट से अप हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।